इस वक्त हम सबके पेट के अंदर एक ऐसा रासायनिक तरल पदार्थ मौजूद है जो मतलब इतना शक्तिशाली है कि वो एक रेजर ब्लेड को भी आसानी से गला सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी किसी चमत्कार की तरह वो उस पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं जब ये सोच रही थी मुझे लगा कि ऐसा कैसे संभव है। ये असल में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का सबसे बेहतरीन जादू है और ये पूरी तरह से एक बहुत ही सटीक रासायनिक संतुलन पर टिका हुआ है। सही बात है। अगर ये संतुलन जरा सा भी बिगड़ जाए ना तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। और आज की इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल में हमारा मिशन इसी संतुलन को समझना है। हमारे पास कई अलग अलग शैक्षणिक स्रोतों से मिली जानकारियों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हाँ, और आज का हमारा मुख्य स्रोत काफी दिलचस्प है। कर रहे हैं जो श्री SRSR क्लासेस अकेडमी चैनल से है। ये कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे अध्याय यानी अम्ल, क्षार और लवण पर आधारित है। तो इन स्रोतों को एक साथ पिरोकर आज हम ये समझेंगे कि खट्टे और कड़वे स्वाद के पीछे का असली विज्ञान क्या है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में नींबू से लेकर साबुन तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पीछे चल रही उस खामोश रासायनिक लड़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। इस चर्चा के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि रसायन विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ प्रयोगशालाओं में बंद है। मतलब ये हवा में है, मिट्टी में है और यहाँ तक कि हमारे खाने में भी है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये रसायन हर चीज को नियंत्रित करते हैं। तो इस रासायनिक दुनिया में उतरने से पहले मुझे एक बुनियादी उलझन है। बताइए। स्रोतों को पढ़ते हुए मैंने देखा कि जब भी अम्लों की बात होती है तो वे खट्टे स्वाद का जिक्र करते हैं, जैसे नींबू। लेकिन उसके तुरंत बाद वे H+ आयन्स जैसी तकनीकी बातों पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक अंग्रेजी के अक्षर और एक प्लस के निशान का किसी चीज के खट्टे होने से क्या लेना देना है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं कि दुनिया की हर चीज परमाणु यानी एटम से बनी है। ठीक है। जब किसी परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या जुड़ जाता है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है, तब हम उसे आयन कहते हैं। जब हम अम्ल यानी एसिड की बात करते हैं तो असल में ये एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में जाने के बाद अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ता है। मतलब वो हाइड्रोजन का ऐसा परमाणु है जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। बिल्कुल, वो बस एक नंगा प्रोटॉन है। अरे बाप रे। और क्योंकि उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बहुत ज्यादा अस्थिर या अनस्टेबल होता है। अच्छा। डॉक्टर मौर्य के स्रोत में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो तुरंत पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाता है। ओह, तो यही हाइड्रोनियम आयन असल में एसिडिटी दिखाता है। बिल्कुल, उसकी यही बेताबी और प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही वो कारण है जिससे हमारी जीभ को खट्टा स्वाद महसूस होता है, और यही वो कारण है जिससे धातुएं गलने लगती हैं। समझ गई। यानी H+ आयन ही वो असली योद्धा है जो अम्ल को उसकी ताकत देता है। लेकिन अगर अम्ल H+ आयन देते हैं तो क्षार यानी बेसिस क्या करते हैं? उनका स्वभाव बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक वे कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। सही दिशा में जा रही हैं। जिस तरह अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं, उसी तरह क्षार जो पानी में घुलते हैं तो वे हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। अच्छा, OH-। हाँ, ये OH- आयन ही क्षारों को उनकी चिकनाहट और कड़वाहट देता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो क्षार पानी में पूरी तरह से घुलने की क्षमता रखते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। तो क्या हर क्षार एल्कली होता है? नहीं नहीं, हर एल्कली एक क्षार है, लेकिन हर क्षार पानी में नहीं घुलता, इसलिए हर क्षार एल्कली नहीं हो सकता। स्रोत में डॉक्टर मौर्य ने इसके बेहतरीन उदाहरण दिए हैं, जैसे NaOH या KOH। तो यहाँ मुख्य खिलाड़ी H+ और OH- आयन है। लेकिन स्रोतों में एक प्रयोग का जिक्र है जिसने मुझे वाकई चौंका दिया। कौन सा प्रयोग? उसमें लिखा है कि सूखी HCl गैस मतलब ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस एक सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल सकती। इसका मतलब है कि वो अपना अम्लीय प्रभाव दिखाई नहीं पाती। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पानी नहीं है? यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। HCl गैस के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं।
जब तक वे अलग नहीं होंगे तब तक H+ आयन आज़ाद नहीं होगा। पानी के अणु यहाँ एक पच्चर या वेज का काम करते हैं। वो HCl के बीच में घुसकर हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग कर देते हैं। पानी के बिना आयन अलग नहीं हो सकते। और आयनों के बिना कोई अम्लीय प्रभाव नहीं होता? बिल्कुल। इसी बात को डॉक्टर मौर्य ने अपनी क्लास में एक बहुत ही कैची एग्जाम ट्रिक के तौर पर बताया है। नो वाटर इक्वल टू नो एसिडिटी। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से याद रहने वाली चीज है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे अम्ल का अणु एक सैनिक है और पानी उसका शस्त्रागार है। बिल्कुल सही। मतलब बिना शस्त्रागार के वो सैनिक अपना हथियार यानी H+ आयन निकाल ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से निहत्था और बेबस है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। पानी के बिना वे रसायन केवल शांत दर्शक बने रहते हैं। लेकिन अगर पानी सैनिक को हथियार थमा देता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमला होने वाला है? मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को चक्कर देखना तो कोई समझदारी का काम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो जानलेवा हो सकता है। तो बिना खुद को जलाए ये कैसे पहचाना जाए कि कोई चीज अम्ल है या क्षार? इसी खतरे से बचने के लिए रासायनिक जासूसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें विज्ञान में सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। अच्छा, जो रंग बदलते हैं। हाँ, ये वो पदार्थ हैं जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं। सबसे आम उदाहरण है लिटमस, जो असल में लाइकेन नाम के एक छोटे प्राकृतिक पौधे से निकाला जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला। प्राकृतिक सूचकों की सूची में हल्दी का भी नाम है। ये वो हल्दी है ना जो खाने में इस्तेमाल होती है? वही हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक रसायन होता है। जब हल्दी पर कोई क्षार पड़ता है तो उस करक्यूमिन की रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिससे उसका पीला रंग अचानक लाल या भूरे रंग में बदल जाता है। ओह, इसीलिए जब किसी सफेद कपड़े पर सब्जी का दाग लगता है और उस पर साबुन रगड़ा जाता है तो वो पीला दाग तुरंत लाल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि साबुन एक क्षार है। ये तो रसोई घर में होने वाला सीधा रसायन विज्ञान है। इसके अलावा कुछ कृत्रिम सूचक भी होते हैं, जैसे फिनोल्फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज। हाँ, स्रोत में इसका भी एक बहुत मजेदार ट्रिक दिया गया है। लिटमस ऑपोजिट फिनोल्फ्थैलीन पिंक। हाँ, इसका मतलब है कि लिटमस अम्ल और क्षार में उल्टे रंग दिखाता है, जबकि फिनोल्फ्थैलीन क्षार में गुलाबी यानी पिंक हो जाता है और अम्ल में रंगहीन ही रहता है। ये तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। रंगों में बदलाव तो ठीक है, पर जो लोग दृष्टिहीन हैं, वे इस बदलाव को कैसे देखेंगे? इसके लिए भी विज्ञान के पास उपाय है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है। उसमें एक बहुत ही अद्भुत समाधान दिया गया है, गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनमें प्याज, वेनिला और लौंग के तेल का जिक्र है। पर ये काम कैसे करते हैं? ये विज्ञान की समावेशिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्याज या वनीला में एक बहुत ही खास तरह के वाष्पशील मतलब वॉलेटाइल गंध वाले अणु होते हैं। जब आप इन पर कोई क्षार डालते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्षार उन गंध वाले अणुओं की संरचना को तोड़ देता है। जब अणु ही नहीं रहे तो गंध भी पूरी तरह गायब हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब प्याज की तीखी गंध पूरी तरह खत्म हो जाती है? पूरी तरह। लेकिन जब आप उसी प्याज के अर्क में कोई अम्ल डालते हैं तो अम्ल उन गंध वाले अणुओं के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। अच्छा, तो गंध बनी रहती है? जी हाँ, अम्ल की मौजूदगी में प्याज या वनीला की गंध वैसी की वैसी बनी रहती है। ये रसायन विज्ञान को सिर्फ देखने के बजाय महसूस करने का तरीका है। तो अब हमारे पास इन रसायनों को पहचानने का तरीका है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब ये रसायन अपना काम करना शुरू करते हैं। जब किसी धातु और अम्ल का आमना सामना होता है तो असल में क्या होता है? स्रोतों में लिखा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर क्यों? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, मान लीजिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक धातु का एक टुकड़ा डाल दिया। जिंक का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से आकार में बड़ा और ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। वो एक तरह से अम्ल के अणु में घुसकर हाइड्रोजन को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। और जो हाइड्रोजन बाहर निकाला गया वो गैस बनकर हवा में उड़ने लगता है। बिल्कुल। स्रोतों में इस गैस को पहचानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। अगर उन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो एक बहुत तेज पॉप की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है। जब वो मोमबत्ती की लौ के संपर्क में आती है तो वो बहुत तेजी से जलती है।
जलने की वजह से हवा अचानक फैलती है और उसी तेजी से फैलने की वजह से वो पॉप या छोटे से धमाके की आवाज पैदा होती है। यह सुनना तो दिलचस्प है, लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही डरावनी चेतावनी भी है जिस पर लाल रंग से मार्क किया गया है। आप डाइल्यूशन की बात कर रही हैं? हाँ, ये चेतावनी सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड अम्लों को पतला करने यानी डाइल्यूशन से जुड़ी है। नियम कहता है कि हमेशा पानी में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाना चाहिए और उसे हिलाते रहना चाहिए। कभी भी किसी भी हालत में अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उबलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई में किसी ने अचानक एक गिलास पानी फेंक दिया हो। ये तुलना 100% सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्लों को पानी में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक होती है। यानी वो प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है। हाँ, जब अम्ल के अणु पानी के संपर्क में आते हैं और टूटते हैं तो इस प्रक्रिया में भयानक मात्रा में ऊर्जा और गर्मी निकलती है। अगर बहुत सारे अम्ल में थोड़ा सा पानी डाला जाए तो वो पानी तुरंत उस भयंकर गर्मी की वजह से भाप बन जाएगा। बाप रे। और भाप बनते ही वो अपने साथ अम्ल की बूंदों को भी विस्फोट की तरह बाहर उछालेगा, जिससे गंभीर रूप से जलने का खतरा होता है। और शायद इतनी अचानक पैदा हुई गर्मी से वो कांच का बीकर या बर्तन भी चटक कर टूट सकता है। बिल्कुल। इसीलिए वैज्ञानिक तरीका यह है कि बहुत सारा पानी लिया जाए और उसमें धीरे धीरे अम्ल डाला जाए। पानी गर्मी को सोखने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए जब हम उसे लगातार हिलाते रहते हैं तो वो गर्मी पूरे पानी में आसानी से बढ़ जाती है और खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचती। सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब जब हम रसायनों की इस ताकत की बात कर रहे हैं तो ये सवाल आता है कि हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा अम्ल सलाद में डालकर खाने लायक है, जैसे सिरका, और कौन सा अम्ल बैटरी में डालने लायक है। इस ताकत को मापा कैसे जाता है? इसके लिए विज्ञान ने हमें पीएच स्केल दिया है, जो 0 से 14 तक का एक पैमाना है। इसमें पी का मतलब पोटेंस है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति या पावर। तो ये हाइड्रोजन आयनों की शक्ति मापने का तरीका है। हाँ, ये स्केल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। स्केल के ठीक बीच में 7 होता है, जिसका मतलब है उदासीन या न्यूट्रल, जैसे शुद्ध पानी जो न अम्लीय है न क्षारीय। ठीक है। अब अगर 7 से नीचे 0 की तरफ बढ़ा जाए तो H+ आयनों की संख्या बढ़ने लगती है और अम्लीय स्वभाव बहुत तेज हो जाता है। 0 का मतलब है एक भयानक शक्तिशाली अम्ल। वहीं अगर 7 से ऊपर 14 की तरफ जाएं तो क्षारीय स्वभाव बढ़ता है। तो 14 मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली क्षार। एकदम सही। डॉक्टर मौर्य ने इसके लिए भी एक बहुत सीधी सी ट्रिक दी है। लो pH इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना कम pH उतना ताकतवर अम्ल। और ये pH सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। बारिश के पानी का सामान्य pH लगभग 5.6 होता है, लेकिन प्रदूषण के कारण जब हवा में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी में मिलते हैं तो बारिश का pH 5.6 से कम हो जाता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। हाँ, ये नदियों में जाकर जलीय जीवों के लिए सांस लेना और जीवित रहना असंभव बना देती है। और ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के अंदर भी होता है। शुरुआत में जिस पेट के अम्ल की बात हुई थी, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका pH लगभग 1.2 होता है। 1.2? ये तो स्केल पे बिल्कुल नीचे है, मतलब बहुत शक्तिशाली। लेकिन जब हम कुछ ज्यादा मसालेदार खा लेते हैं तो यही अम्ल पेट में जरूरत से ज्यादा बनने लगता है और एसिडिटी पैदा करता है। सीने में जो भयंकर जलन होती है वो इसी अम्ल के कारण होती है। और उस जलन को खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एंटासिड। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा। स्रोतों में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH लगभग 10 बताया गया है। इसका मतलब ये एक क्षार है। और यही विज्ञान की सुंदरता है। जब ये क्षार पेट में मौजूद उस अतिरिक्त अम्ल से मिलता है तो वो उसे केवल शांत नहीं करता, बल्कि उसकी रासायनिक संरचना को बदलकर उसे बेअसर कर देता है। प्रकृति का ये संतुलन मुझे बहुत हैरान करता है। स्रोतों में जंगलों में पाए जाने वाले नेटल के पौधे का उदाहरण है। इस पौधे के पत्तों पर छोटे छोटे डंकनुमा बाल होते हैं। अगर इंसान की त्वचा इससे छू जाए तो ये बाल शरीर में मेथेनोइक अम्ल का इंजेक्शन लगा देते हैं। ओह, वो बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, ये किसी प्राकृतिक रासायनिक हमले की तरह है। लेकिन इसका इलाज भी प्रकृति ने वहीं आसपास ही रखा है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उसी नेटल के पौधे के ठीक बगल में अक्सर एक डॉक पौधा उगता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस डॉक पौधे के पत्तों का स्वभाव क्षारीय होता होगा। ये एकदम सही अंदाजा है। जब उस क्षारीय पत्ते को डंक वाली जगह पर रगड़ा जाता है
तो वो त्वचा के अंदर गए उस अम्ल को बेअसर कर देता है। जहाँ समस्या है, प्रकृति ने वही उसका समाधान भी रखा है। और जब एक अम्ल और क्षार इस तरह आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को बेअसर करते हैं, तो उस प्रक्रिया को विज्ञान में उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। इस युद्ध के खत्म होने पर जो उत्पाद बनता है उसे लवण या सॉल्ट कहा जाता है। लवण और उसके साथ थोड़ा पानी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जब लोग लवण शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ रसोई घर वाला सफेद नमक आता है और उन्हें लगता है कि हर लवण पूरी तरह से उदासीन होता है। जबकि स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि सभी लवण उदासीन नहीं होते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बनाने वाले योद्धा यानी अम्ल और क्षार कितने ताकतवर थे। ये बिल्कुल रस्साकशी के खेल जैसा है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक बहुत ही प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी कमजोर क्षार यानी वीक बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो जो लवण बनेगा उसमें अम्ल का थोड़ा असर रह जाएगा। वो एक अम्लीय लवण होगा जिसका पीएच 7 से कम होगा। क्योंकि रस्साकशी में अम्ल ज्यादा ताकतवर था। और अगर एक कमजोर अम्ल किसी प्रबल क्षार के साथ मिले तो बनने वाला लवण क्षारीय होगा जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। और जब दोनों तरफ के योद्धा बराबर ताकतवर हों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तब जाकर एक पूरी तरह से उदासीन लवण बनता है जिसका पीएच 7 होता है। हमारा खाने वाला साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड इसी का एक उदाहरण है। डॉक्टर मौर्य के लेक्चर में इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने का एक बहुत अच्छा फंडा बताया गया है। पैटर्न पहचानो, आंसर पाओ। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। लेकिन ये साधारण नमक सिर्फ खाने के काम नहीं आता। स्रोतों में रसायन विज्ञान के एक ऐसे जादू का जिक्र है जो पूरी तरह से इसी नमक पर टिका है। इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर एल्कली प्रक्रिया। ये आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। इस प्रक्रिया में साधारण नमक और पानी के घोल में से बिजली गुजारी जाती है। इस घोल को ब्राइन कहते हैं। मतलब सिर्फ नमकीन पानी में बिजली दौड़ाने से चमत्कार होता है? ये कैसे काम करता है? बिजली असल में एक बहुत ही ताकतवर औजार है जो रासायनिक बंधों को तोड़ सकती है। जब बिजली उस नमकीन घोल से गुजरती है तो वो सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को एक दूसरे से अलग कर देती है। अच्छा। इसके बाद ये परमाणु नए तरीके से जुड़ते हैं और 3 नई चीजें बनाते हैं। और वो 3 चीजें हैं। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बहुत ही शक्तिशाली क्षार है जिससे घरों में इस्तेमाल होने वाला साबुन बनता है। दूसरा, क्लोरीन गैस, जिसका इस्तेमाल पानी को कीटाणु रहित करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। और तीसरा, हाइड्रोजन गैस, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिखाता है कि विज्ञान कितने व्यवहारिक तरीके से काम करता है। एक साधारण से नमकीन पानी के घोल और बिजली की मदद से हमने ऐसे रसायन तैयार कर लिए जो हमारी पूरी साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को चलाते हैं। वॉशिंग सोडा हो या बेकिंग सोडा, सब इन्हीं प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। एक और चीज जो स्रोत में थी वो थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनमें पानी के अणु पहले से फिक्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। हाँ, CuSO4.5H2O। ये देखने में सूखा लगता है, लेकिन इसमें पानी के अणु क्रिस्टल के रूप में छिपे होते हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कि अम्ल, क्षार और लवण केवल किताबों में छपे उबाऊ रासायनिक सूत्र नहीं है। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने से लेकर कारखानों में रोजमर्रा की चीजें बनाने तक हर जगह मौजूद है। रसायन विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं की चीज नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये संतुलन और प्रतिक्रियाओं का एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब घिरे हुए हैं। डॉक्टर मौर्य ने आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है और चीजों को रटने के बजाय उनके पैटर्न को समझना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमारे सुनने वालों को याद रखना चाहिए कि अगली बार जब वे नींबू पानी पिएं या एसिडिटी होने पर एंटासिड खाएं तो वे समझ सकें कि उनके शरीर के अंदर असल में कौन सी रासायनिक लड़ाई चल रही है। उफ, ये बहुत रोमांचक है। अब इस गहरी चर्चा का अंत एक बहुत ही दिलचस्प और दिमाग को घुमा देने वाले विचार के साथ करते हैं। हमने पूरी चर्चा में ये देखा कि अम्लों को अपनी असली ताकत यानी H+ आयन को बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है। हाँ, वो ड्राई HCl गैस वाला प्रयोग। बिल्कुल। बिना पानी रूपी शस्त्रागार के अम्ल कुछ नहीं कर सकता। ये पृथ्वी के रसायन विज्ञान का एक बहुत ही पक्का नियम है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की तरफ देखें तो हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह यानी वीनस नाम की एक पहेली मौजूद है। स्रोतों में बताया गया है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, पीले और सफेद बादलों से बना है।
ये एक भयंकर अम्लीय दुनिया है। लेकिन पहेली ये है कि शुक्र ग्रह की सतह इतनी ज्यादा गर्म है कि वहां पानी तरल रूप में टिक ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। मतलब पृथ्वी के नियम वहां लागू ही नहीं हो रहे। तो सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। शुक्र ग्रह पर जहां पानी ही नहीं है, वहां ये सल्फ्यूरिक अम्ल का भयानक वायुमंडल कैसे काम करता होगा? बिना पानी की सेना के वो अम्ल क्या प्रतिक्रिया कर रहा है? सोचने वाली बात है। वहां का रसायन विज्ञान हमारी पृथ्वी से कितना अलग और कितना विचित्र होगा। कोई भी सोचेगा कि ये कैसे संभव है। अगली बार जब आप रात के आसमान में सबसे चमकते हुए तारे यानी शुक्र ग्रह को देखें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये ब्रह्मांड रसायनों का एक ऐसा रहस्यमयी खेल है जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सीखते रहने और आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने की इसी भावना के साथ हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।